अमेरिकन टैरिफ वॉर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां और कैसे वर्ल्ड ऑर्डर, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, वो इकोनॉमिक वॉर में बदलता जा रहा है और कैसे नए तरह का एक कॉलोनाइजेशन करने की कोशिश हो रही है, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल विलेज, और उसके बाद न्यू काइंड ऑफ जो कॉलोनाइजेशन की कोशिश हो रही है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन जो नीतियां हैं वो कितना खतरनाक साबित होने वाली हैं खुद अमेरिका वालों के लिए, और इसके साथ साथ भारत पर इस टैरिफ वार का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ब्रिक्स नेशन जो हैं, ब्राजील, रसिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका, इन पर उसका क्या असर पड़ेगा, इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस वक्त प्रोफेसर M.K. अग्रवाल, जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के, और मैं आपका दोस्त होस्ट आलोक शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस पॉडकास्ट में। सर, आपका खूब ढेर सारा स्वागत है। हम बहुत सारी बातचीत आपसे करेंगे। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जो टैरिफ वॉर है, डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया है इंडिया पर। इसके साथ ही साथ उन्होंने कोशिश की है कि उसको एक तरह से प्रेशराइज करके इंडिया को दबाव में ला करके, ताकि इंडिया ऑयल ना खरीदे या इस तरह की चीजें ना करे जो रसिया के फेवर में जाए, या जो न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर है उसको अपने फेवर में करने की कोशिश कर रहे हैं। एक छटपटाहट सी दिखाई दे रही है। इस छटपटाहट को आप कैसे देखते हैं? ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल है या नहीं? देखिए, पहले ट्रंप साहब की बात कर लीजिए। ट्रंप साहब, ऐसा लगता है जो अमेरिकन रणनीति रही है प्रारंभ से ही, आज उसका खुलासा कर रहे हैं। और जो उनकी रणनीतियां रही हैं उपनिवेशवाद की, लोगों को प्रेशर टैक्टिक्स में लेने, कोई नई नहीं है, ये खुलकर बोल रहे हैं, बस फर्क इतना है। और ये इनकी हमेशा से रणनीति रही है, जब से इनकी उत्पत्ति हुई है। इनका तो उद्गम ही हुआ है टेरर से, जीनोसाइड से। जिस कंट्री का उद्गम हुआ हो, जिस कंट्री ने दुनिया में हमेशा इनस्टेबिलिटी क्रिएट की हो, इनके प्रभुत्व में ही 2 विश्व युद्ध हुए, तीसरे की तरफ ये ले जाने को तैयार हैं। और ये कैसे किसी राष्ट्र को ये डिक्टेशन दे सकते हैं कि भैया आप उनसे सामान मत खरीदो, आप केवल मुझसे खरीदो, चाहे मैं जितना महंगा दूं, चाहे जितना परेशान करके बेचूं, आप दूसरे से मत खरीदो। चलिए, जो 10-20 लाख के पॉपुलेशन वाली कंट्री हो मान जाएंगे, 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाला कंट्री, जिसका मुखिया खुद एक शेर हो, आप उससे गीदड़ भपकी की बात करते हैं। धमकी क्या है? गीदड़ भपकी तो होती है, और क्या है? आप टैरिफ की बात कर रहे हैं। टैरिफ का भुगतान कौन करेगा? सब पर लगा दोगे, सारी कंट्रीज पर दुनिया के। आपने किसको छोड़ा है? सबको अपने खिलाफ कर रहे हो, अपनी पब्लिक को भी आप अपने खिलाफ कर रहे हो। टैरिफ का भुगतान भारत नहीं करेगा, ये उनको समझना होगा। बस भारत का नुकसान ये हो सकता है थोड़ा बहुत, कि जितना निर्यात करते तो कम हो जाएगा निर्यात। लेकिन 25% का भुगतान कौन करेगा, ये तो तय कर लीजिए ट्रंप साहब। ये आपकी जनता करेगी, अमेरिका की जनता इसका भुगतान करेगी। वहां इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वो जनता आपके खिलाफ होगी। आप इसकी अगर हम बात करें कि अभी जो अमेरिका का जो इन्फ्लेशन रेट है वो लगभग क्या होगा, और कैसे अमेरिका जो है वो गहरे गर्त में जाता जा रहा है, उस पर अगर हम चर्चा करें तो जो ट्रंप साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो अमेरिकन्स को ग्रेट बनाने की बात वो करके, चूंकि सत्ता में आए हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट वंस अगेन, तो जो उन्होंने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा है, और कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता भी उसको एक तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी जी। लेकिन क्या भारत की इकोनॉमी वाकई में डेड इकोनॉमी है जो वो कह रहे हैं? और दूसरा, क्या वो भारत की इकोनॉमी को डेड तो कह रहे हैं, लेकिन उनकी खुद की इकोनॉमी वो गर्त में जा रही है, वो खुद डेड हो रही है? अच्छा, भारत की इकोनॉमी पर आइए, पहले तुलनात्मक कर लेते हैं जी। क्या डेड इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हो सकती है? क्या डेड इकोनॉमी आत्मनिर्भर भारत की तरफ तेजी से आगे बढ़ सकती है? क्या डेड इकोनॉमी के जो प्रोडक्ट्स है दुनिया में तेजी से डिमांड में आ सकते हैं? रक्षा उपकरण जो हम नहीं बेचा करते थे, आज तेजी से डिमांड में है। हम सप्लाई करने के लिए हमें बहुत प्रयत्नशील होना पड़ रहा है।
हम 5G अपने बूते पर लेकर के आए, 6G हम अपने बूते पर लाने जा रहे हैं। हम पर्यावरण संरक्षण के लिए सैकड़ों नदियां जो हमारी मृत हो गई थी उसको हम रिवाइव कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ही देखिए 25 नदियां रिवाइव हो चुकी हैं, आपके क्षेत्र में भी हुई है। तो आप उस इकोनॉमी को डेड कहेंगे? जो कंट्री केवल 7 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर ले आए, उसको आप डेड कहेंगे? जो कंट्री महिला सशक्तिकरण को, महिलाओं की उद्यमिता को तेजी से बढ़ा रहा हो, उसको आप डेड कहेंगे? जिस कंट्री में तेजी से सेक्स रेशियो इंप्रूव किया हो, जो निगेटिव था वो हमारा बहुत तेजी से कई राज्यों में बढ़ गया, उत्तर प्रदेश में फेवरेबल हो गया, 1000 के ऊपर हो गया, आप उसको डेड इकोनॉमी कहेंगे? कौन कह रहा है? ट्रंप साहब कह रहे हैं। जिनकी इकोनॉमी में ट्रंप साहब के आने के बाद ग्रोथ रेट घट गया, उनकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, रोजगार के अवसर कम हो गए हैं, उनकी इकोनॉमी का पॉलिसी रेट आज भारत के पॉलिसी रेट से ज्यादा है। इसकी वजह से उनके यहां निवेश नहीं हो पा रहा है, इन्फ्लेशन उनके स्तर से बहुत ज्यादा हो गया है। जिस इकोनॉमी में वहां का राष्ट्रपति अपने उद्योगपतियों को खुले में चुनौती देता हो, धमकी देता हो, उस इकोनॉमी को क्या आप डेड कहेंगे या क्या कहेंगे? भारत में तो ऐसा नहीं है। भारत में उद्यमिता के माहौल बढ़ाए जा रहे हैं। स्टार्टअप छोड़िए, यूनिकॉर्न हमारे 118 हो चुके हैं और हमारे जो स्टार्टअप से तेजी से बढ़ रहे हैं। हम कृषि में उत्पादन लागत घटाने की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने जो टेक्नोलॉजी दिया था उसमें तो उत्पादन लागत बढ़ता था, इसीलिए वो मृत कह रहे हैं। उनको लगता है जो अमेरिका के मॉडल को नहीं मानेगा वो मृत है। ये भ्रम की स्थिति छोड़िए ट्रंप साहब, क्यों आप अपनी इकोनॉमी को बताइए जहां पर आपका औद्योगिकरण नष्ट हो चुका है, आप उसको रिवाइव नहीं कर पा रहे हैं, उस इकोनॉमी को आप क्या कहेंगे? जो कंट्री अपने डॉलर के वजूद को लेकर खतरे में हो, वो दूसरों को डेड कहता है और डेड कह रहे हैं और व्यापार भी चाहते हैं हमसे। ये दोहरा चरित्र क्यों? ये धमकी वो जो देकर, जिस तरह से धमकी देकर व्यापार करना चाहते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो अभी उन्होंने आरोप लगाया कि जो इक्विपमेंट्स रसिया को सप्लाई, जो जिस इक्विपमेंट से मारा जा रहा है, जिन हथियारों से मारा जा रहा है, उसके कल पुर्जे जो है वो भारत में निर्माण हो रहे हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त की है। तो ऐसा नहीं लगता है कि पपेट की तरह बिहेव कर रहे हैं वो? यूक्रेन के राष्ट्रपति की बात करेंगे जो अभी जब राष्ट्रपति बने थे तब ये मिलने चले गए थे, कितना अपमान हुआ था। ट्रंप के शर्तों पर समझौता किया, क्रिटिकल मिनरल देने की बात करी और उनका जो पैसा लगा था, जितना मांगा उतना उन्होंने देने की बात करी, तब जाकर तो उनसे समझौता हुआ। क्या ट्रंप साहब वहां पर क्या करना चाह रहे? अपने घटिया इक्विपमेंट्स वहां बेच रहे हैं। क्यों नहीं कहते कि आप समझौता करो? आपने तो कहा था हम युद्ध रोकेंगे, आप क्यों युद्ध को प्रमोट कर रहे हो? आप युद्ध को क्यों नहीं रोक पा रहे हो? आप युद्ध को रोकिए, रूस से भी बात करिए। आप रूस से बात नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर आप लड़ाई रोक दोगे तो हो सकता है आपके हथियार बिकना बंद हो जाए, आपकी इकोनॉमी की आमदनी होना बंद हो जाए। आप दोहरा चरित्र मत चलिए। आप, दुनिया बदल चुकी है। ग्लोबल ऑर्डर जो आप कह रहे हैं, ग्लोबल ऑर्डर में परिवर्तन आ चुका है और जिसके बूते पर ये उछला करते थे नाटो कंट्रीज पर, यूरोपियन कंट्रीज पर, आज उनसे भी तो आपका ट्रेड वार चल रहा है। क्या भारत से तो मान लीजिए है, शुरू हो गया। आप मोदी साहब को बहुत अच्छा दोस्त भी कहते हो, ट्रेड वार भी करते हो, कैसे चलेगा? पाकिस्तान के जब युद्ध हो रहे थे हमारे 4 दिन के, आपने क्या गेम खेला है उसको भी तो सोचिए। आप अपना चरित्र देखिए, आप अपने को समझिए। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, भारत की अपनी एक शैली है कार्य करने की, भारत का एक अपना मॉडल विकसित हो रहा है। आप उससे परेशान हैं, न कि ट्रेड से परेशान। भारत का एक अपना मॉडल विकसित हो रहा है। प्रोफेसर साहब, हम आपके पास, चूंकि इकोनॉमिक्स के आप प्रोफेसर हैं, जो हमारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है यूपीआई, वो कितना कारगर साबित हो रहा है, कितना बेहतर, चूंकि वो पूरी तरीके से इंडिजिनस है, भारतीय है, और उसमें जो है जो टेक्नोलॉजी है जिसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। 2014 से लेकर के 21 तक का जो डेटा है और उसके बाद का जो डेटा आया हुआ है, उसमें साफ साफ जो दिख रहा है, उसको आप कितना बेहतर मानते हैं इंडिया के लिए? देखिए, जो डिजिटल पेमेंट है
इससे बड़ा तेज क्रांतिकारी परिवर्तन आया है और ये कई कंट्रीज के साथ समझौता हुआ, यहां तक कि फ्रांस के साथ भी हुआ, सिंगापुर भी इसको चाहता है। G20 के जब यहां पर समिट था, शिखर समिट था या उसके पहले था, तमामों कंट्री केवल ये समझने आ रही थी कि यूपीआई है क्या भला। आप समझिए, आप ये टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास भी नहीं है, फ्रांस के पास भी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी यूके के पास भी नहीं है, भारत के पास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 रुपए का पेमेंट भी लोग अपने मोबाइल से कर रहे हैं। यानी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंक्लूसिव है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका कॉस्ट लगभग 0 है। 2 रुपए देते हैं तो 2 रुपए ही पहुंचता है, बीच में एक पैसा भी इधर उधर नहीं होता। और मजेदार बात आप समझिए, इस टेक्नोलॉजी से अमेरिका के जो कार्ड हुआ करते थे, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, उनका धंधा यहां से सिमट रहा है। रुपे कार्ड भी आ गया है। आप क्या क्या देखेंगे, जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी है उसने क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। और नतीजा ये है कि आज अमेरिका को इसकी चिंता हो रही है। और डिजिटल तो छोड़िए, डिजिटल करेंसी जो आरबीआई ने लॉन्च किया है अभी लगभग 3 साल पहले, वो एक धमाल मचाए हुए साइलेंट, वो आम जनता के बीच बहुत पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन विदेशियों में बहुत पॉपुलर है और कंट्रीज के बीच में उसने धमाल मचा रखा है। डॉलर को चिंता उससे भी है। ये सारे कारण है जो ट्रम्प साहब की घबराहट है, छटपटाहट है, ये कारण है। सर, डॉलर को चिंता है कि छटपटा रहा है कि कैसे वो अपनी साख को बचाए रखे। ऐसे में आपसे हम जानना चाहेंगे, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, चूंकि भारत कृषि प्रधान देश है, उसमें जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं हमारे, चाहे वो सोयाबीन की बात हो, चाहे हमारे जो मिल्क प्रोडक्शन की बात हो, तो जो जहां हम बैठे हैं यूपी जो है मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 है इंडिया में। लेकिन जिस तरह से हमारा जो ग्रामीण परिवेश बहुत बेहतर हो रहा है, जिस तरह से हमारे जो गुड्स हैं, खासकर जो कृषि के प्रोडक्ट हैं हमारे, वो धमाल मचा रहे हैं, जो बेहतर हो रहे हैं, उसमें अमेरिका ये चाहता है कि उनका मिल्क हम लें, उनका हम सोयाबीन लें। तो एक जो प्रेशर करने की कोशिश है कि जो अमेरिकन कृषि प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, वो इंडिया के मार्केट में आए, ज्यादा आए, इस वजह से भी क्या दबाव बनाने की कोशिश है? बिल्कुल है। मामला तो यहीं से बिगड़ा है, एमएसएमई सेक्टर को लेकर के और कृषि क्षेत्र को लेकर के। आज भारत अपनी रूरल इकोनॉमी में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कर चुका है। आज आप किसी भी गांव में जाइए, 100% इलेक्ट्रिफाइड विलेजेस हैं, 100% घरों में बिजली का कनेक्शन है, 100% लगभग पक्के मकान हो चुके हैं, इन हाउस टॉयलेट्स हो चुका है, सबको जो है एलपीजी कनेक्शन है। ये सारी चीजें हैं। यानी कि और सबसे बड़ी चीज, हर हाथ में एंड्रॉयड फोन है और सबके पास, आपके पास 2GB 4GB डेटा सबके मोबाइल में पड़ा हुआ है। इसने क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया है। ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश में अंतर बदल गया है। आज गांव का बच्चा लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने के लिए लखनऊ नहीं आता है, वो आजमगढ़ के अपने गांव से ही फॉर्म भर देता है, वहीं से एडमिशन ले लेता है। ये परिवर्तन आया। यहां आने जाने में जो उसको 2-3 हजार खर्च होता था, असुविधा अलग से, 2 रुपए भी नहीं खर्च हो रहे। ये इसने परिवर्तन किया है। हमारी कृषि, ये जो हमारा जिसको कह सकते हैं पशु संपदा, इसको कृषि से जोड़ करके हम जीरो कॉस्ट फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम अब महंगी फसलों की तरफ बढ़ रहे हैं, निर्यात की तरफ बढ़ रहे हैं, किसानों की आय बढ़ाने के दीर्घकालिक प्रयास हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि वहां पर आप द्रोण दीदी जैसे कॉन्सेप्ट को वहां लॉन्च किया गया है। सोलर ट्यूबवेल, सोलर पंप की कल्पना वहां पर हो रही है। इनाम जैसे वहां पर, इनाम का मतलब हो गया नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट ही, उस पर काम चल रहा है, लोग किसान उससे जुड़ रहे हैं। अब आप सोचिए, हम अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहते हैं, न कि घटाना चाहते हैं। वो हमारे लिए बैकबोन नहीं है, वो हमारे लिए फ्रंट पे आकर खेलने के लिए तैयार है। और ट्रम्प साहब को शायद यही तकलीफ है कि इतना बड़ा मार्केट हाथ से फिसल गया। इतना बड़ा मार्केट हाथ से फिसल गया। जिस तरह से वो जो 25% टैरिफ, और उन्होंने और भी धमकी दी है कि वो आने वाले दिनों में, या उन्होंने जो अल्टीमेटम दिया कि 24 घंटे में वो कुछ और बड़ा कर देंगे, और जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ ही घंटे बचे हैं उस अल्टीमेटम में। तो ट्रम्प का ये जो बिहेवियर है, वो एक तरफ वो डेड इकोनॉमी कहते हैं, दूसरी तरफ वो टैरिफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं या कर भी देते हैं।
25% उन्होंने कर दिया और उसके बाद और भी कह रहे हैं कि वो और भी तगड़ा कुछ करने वाले हैं। क्या लगता है कि जो रसिया इंडिया का जो ट्रेड है उस पर इसका कुछ इंपैक्ट पड़ने वाला है, या इंडिया पर इसका कोई इंपैक्ट बेहतर तरीके से जो ट्रंप सोचते हैं कि हम बहुत बेहतर तरीके से इंडिया को झटका दे देंगे, क्या उस तरह का कोई झटका दे पाएंगे ट्रंप? मुझे तो लगता है रात में ट्रंप साहब को झटका लग गया, आज ही रात को झटका लग गया। कल जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने प्रेस रिलीज जारी किया है कि आप खुद रसिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, फर्टिलाइजर का, इसका उसका कर रहे हैं, आपके यूरोपियन कंट्रीज कर रहे हैं उनके साथ ट्रेड, तो आज रात में ही ट्रंप ने कहा कि मैं इसकी जांच कराता हूं। बैकफुट पर आ गए हैं। वो भारत को, मैंने कहा ना, वो भारत को कौन सा भारत समझ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गया वो वाला जमाना जो आप ब्रिटिश हुकूमत वाला भारत सोचा करते थे, ये नया भारत है, विकसित भारत की ओर बढ़ता भारत है। आपकी स्वास्थ्य प्रणाली से हट करके हम अपनी स्वास्थ्य प्रणाली पर बढ़ गए हैं, और आपके तमामों इंपोर्ट्स, आपसे हम महंगा तेल लेने के लिए बाध्य नहीं ले रहे हैं, आपसे बाध्य नहीं है। हम F-35 लेने के लिए बाध्य नहीं है आपसे, हम अपने शर्तों पर चलेंगे। और ट्रेड जब होता है, आपको समझना चाहिए, कोई दुकानदार आपको सामान जबरदस्ती जो है तो दोनों हाथ पकड़ के बेच लेगा, तो भारत कैसे बेच लेगा जो है अमेरिका? और वो कैसे सोच सकता है कि रसिया के साथ जो उसका ट्रेड है वो रोक लेगा? प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में अपने खुद कहा कि हमारा जो जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, हम अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकते हैं, हम जिनके साथ ट्रेड हमें फायदा करेगा हम उसके साथ करेंगे। आप फायदे वाले सौदे में तो आइए ना, आप फायदे वाले सौदे में आप लटका लेते हैं। आपने एक बार और सैंक्शन लगाया था जब वाजपेयी जी ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, पोखरण टेस्ट किया था, आप क्या हुआ? आप उस समय उन्होंने स्टेट बैंक के द्वारा एक बॉन्ड जारी किया था, $5 मिलियन का हम बॉन्ड लेने जा रहे हैं, और $5 बिलियन का, और वो ओवर सब्सक्राइब हो गया, स्टेट बैंक को रोकना पड़ा, $7 बिलियन सब्सक्राइब हो गया थोड़े दिनों में ही। नतीजा ये हुआ, अमेरिका ने बहुत तेजी से कदम बढ़ा करके भारत से कहा कि हमसे समझौता कर लो, हम विड्रॉ कर रहे हैं इस सैंक्शन को, क्योंकि उनका व्यापार खिसक गया था। यूरोप वाले आ गए थे, इधर वाले आ गए, उधर वाले आ गए, उनका मार्केट निकल गया था। तो भारत के मार्केट को आप समझिए जो है वही पर्याप्त है आपके लिए। आप इसके आगे की अब आप कल्पना मत करिए। हम आपका हेल्थ मॉडल कहाँ ले रहे हैं? हम तो अपना मॉडल आपके यहां रखी आए हैं योगा का, हम तो नेचुरोपैथी का मॉडल अपना बेच रहे हैं। आप लीजिए ना, हमारे लोग आपके यहां आपको सिखा रहे हैं। तो ये जो अमेरिका 100 साल पहले सुपर पावर था, आज से 50 साल पहले सुपर पावर था, आज भी सुपर पावर है, लेकिन वो जो सुपर से ऊपर का पावर बनने की कोशिश कर रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, उसमें आप ब्रिक्स को इन कंपेरिजन टू यूरोपियन यूनियन, और हालांकि नेटो जो है उनका वो एक सैनिक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो नेटो कंट्रीज हैं या फिर जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन है, या भारत के साथ उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड भी बनाया था, खैर वो एक दूसरा तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटी की चीजों को देखता है। लेकिन क्या लगता है कि यूरोपियन यूनियन और ब्रिक्स जो नया एक तरह से इकोनॉमिक ऑर्डर में उभरता हुआ एक समूह है जो तेजी के साथ उभर रहा है, ब्रिक्स, उसको कितना चैलेंज मान रहे हैं ट्रंप, जिसकी वजह से वो कई बार ब्रिक्स कंट्री को भी, जैसे ब्राजील को उन्होंने धमकाया तो वहां के ब्राजील के प्रेसिडेंट ने जो है उनको अभी आज ही जवाब दिया है। तो ब्राजील को या फिर रसिया को, चाइना को, इंडिया को, क्योंकि पहले तो वो चाइना के साथ ट्रेड वॉर में घुसे, उन्होंने कहा कि हम 150% लगा देंगे, फिर वो कम होते होते काफी कम पे आ गए, वहां भी 40-45% पे आ गए। तो क्या लगता है कि मतलब इंडिया को भी वो, उन्होंने चाइना को चेक कर लिया, अब इंडिया को चेक कर रहे हैं? देखिए, इसके मूल में जाइए आप, अमेरिका हो या यूरोप हो, इन दोनों को कमाई का साधन हमेशा से ये कब रिच हुए हैं जी? ओरिजिनल तो रिच नहीं थे जी, कुछ नहीं था इनके पास। जो कंट्री, या यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, विदेशियों का शोषण करके रिच बना हो, जो कंट्री विदेशी लेबर को अपने यहां, चाहे स्लेव के रूप में सही, लेबर को अपने यहां ला करके रिच बना हो, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे 16 आफ्टर, वो भी एक नरेटिव है आलोक जी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं था वो जी, वो एक नरेटिव है। उस नरेटिव को आप समझिए। अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता तो पूरे यूरोप में होता, अमेरिका में होता और तमामों जगह होता।
वो एक नरेटिव था। एक किताब लिखी गई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मैंने भी अपनी पीएचडी में कोट कर रखा है, वो एक नरेटिव था, रियल नहीं था। रियल था तो क्या वजह है कि आप आज इंडस्ट्रीज में पीछे छूटते चले जा रहे हैं। आज आप आर्मामेंट बेच करके करना चाह रहे हैं, आप डॉलर के द्वारा आप दूसरों पर शिकंजा टाइट करना, ट्रेड में इनइक्वलिटी क्रिएट करके आप कमाना चाह रहे हो। इनका हमेशा से एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर रहा है। अब चूंकि और लोग मजबूत हो गए तो अब इनकी छटपटाहट यह है कि खुल करके सामने आ गए कि मेरा ये कैरेक्टर है। क्या वजह है नाटो में यूके से अभी अभी एफटीए हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए हो रहा है, क्यों ये कंट्रीज कर रहे हैं? आप इसको समझिए। एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटिश का ही एक एक्सटेंशन है ऑस्ट्रेलिया, दोनों ने किया, और ब्रिटिश का ही एक्सटेंशन एक तरह से अमेरिकन भी हैं। फिर अमेरिकन क्या हैं उसका इतिहास पढ़ लीजिए तो हो सकता है कि अमेरिकन को खुद को लज्जा आए। जो जीनोसाइड करके जो कंट्री बसा हो वो कंट्री नैतिकता की बात करता ही नहीं, सच्चाई की बात करता ही नहीं। आप सोचिए, ऐसा व्यापार हमने आज तक दुनिया में नहीं देखा कभी इतिहास में। भारत ने भी बहुत व्यापार किया है। भारत की जीडीपी 27% हुआ करती थी 1500 साल पहले, 2000 साल पहले। उसने तो कभी इस तरह की जोर जबरदस्ती नहीं की। आज कई कंट्रीज भारत के माल का अपने यहां प्रदर्शनी करते हैं, उन्होंने म्यूजियम बना रखा है। हम भारतवासी भले न जानते हो, जाइए ईस्ट एशियन कंट्रीज में, जाइए वेस्ट के मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज में, उनके आज भी भारत के प्रोडक्ट्स का वो म्यूजियम रखा हुआ है। साड़ी आपको दिखाएंगे, कालीन दिखाएंगे, अब मसाले तो दिखा नहीं सकते, उस समय की ज्वेलरी दिखाएंगे। तो हमने ऐसा नहीं है। और सी रूट हमको पहले से पता है, जो कहते वास्को डिगामा लाए, अरे भाई हम कहां से करते थे? एयर नहीं था, हम सी रूट से करते थे, हम उसके मालिक थे। हमने कभी अनैतिकता नहीं किया। भारत का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखिए, वो सत्य की बात करता है, वो विजडम की बात करता है, नैतिकता की बात करता है। आपकी किसी पॉलिसी बताइए नैतिकता और सत्य की बात होती हो? सर, ये आपको कहां लगता है कि ये जो ट्रंप गैम्बलिंग गेम कर रहे हैं, कि जैसे हमने फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में अक्सर ये चीजें दिखाई जाती हैं कि जो विलन होता है वो कई बार गैम्बलिंग करके कोशिश करता है कि हीरो डर जाए, और जब नहीं डरता है तो बाद में जब एकदम लास्ट में खुद माफी मांगने लगता है, और अंत में ऐसी सिचुएशन हो चुकी होती है कि फिर हिंदी फिल्मों में हमारे बड़ा अच्छा दिखाया जाता है। हालांकि अमेरिकन जो फिल्में हैं उनके यहाँ एलियंस आते हैं तो वो विध्वंस करते हैं, हमारे यहाँ एलियंस आते हैं तो वो समाज सुधार करते हैं। ये खैर अलग वो हो जाएगा, लेकिन जो अमेरिकन मॉडल है गैम्बलिंग का, जिस तरह से वो गैम्बलिंग करके और चेक बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि कहां तक गैम्बलिंग हो जाएगी, कहां तक वो आने की कोशिश कर पाएंगे, क्या लगता है आपको ट्रंप का जो ये बिहेवियर है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सफल हो पाएगा? ट्रंप ही सफल नहीं हो पाएंगे। इंडिया के मामले को छोड़ दीजिए, ये एक्चुअली आधी ताकत उनकी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस करने में जा रही है, क्योंकि उनकी राजनीतिक पकड़ कमजोर हो रही है अपनी कंट्री में, वहां परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इन्फ्लेशन से वहां निजात नहीं हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट से नहीं हो रहा, बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, सरकारी नौकरी से लाखों लोगों को निकाल दिया उन्होंने, अपने खर्चे नहीं पूरे कर पा रहे हैं। उनके यहां 33 ट्रिलियन डॉलर था जब ये आए थे, आज 37-38 ट्रिलियन डॉलर उनका जो है तो ऋण हो चुका है। ये हालत है। आप समझिए जितना जीडीपी है उसका 120% उसका लगभग जो है इनके यहाँ वो है ऋण है। आप बात करते हैं भारत की, आप कैसे पूरा करेंगे? आपका पॉलिसी रेट सब 5% के ऊपर चल रहा है, आप कैसे पूरा करेंगे? सर, ये पॉलिसी रेट क्या होता है? ये जैसे हमारे यहाँ रेपो रेट है तो वो निर्धारित करता है कि मार्केट में ब्याज दर क्या होगा बैंकों का। ब्याज दर जो उनका 1.5-2% हुआ करता था, आज 5% के आसपास है। निवेश कहां से होगा? तो अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को बताने की कोशिश करें, डोमेस्टिक ऑडियंस को बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखो हम दुनिया को हिला रहे हैं। ये देखिए कब तक चलेगा? मतलब अपने आप को बचाने के लिए वो एक तरह से एक कहीं हो ऐसा हल्ला ना कर हो रहे हैं। वो बाहर बाहर घूमते रहे, वहां विद्रोह हो जाए। आप इस पर तो सोचिए। इसीलिए शायद उन्होंने आज जो है जेडी वेंस को 2028 में अपना एक वो बताया है कि उनके बाद जो है जेडी वेंस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, या उनके नाम का प्रस्ताव उन्होंने एक तरह से किया है। 28 तक ट्रंप साहब रहेंगे क्या? जिस हालात पर चल रहे हैं, जिस तरफ अमेरिका को ले जा रहे हैं, क्या 28 तक रहेंगे वो? पहले ये तो तय कर लें वो।
अच्छा सर, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से उन्होंने एप्पल को धमकाया, जिस तरह से उन्होंने गूगल के लिए कहा, जिस तरह से उन्होंने स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क के लिए कहा, और एलन मस्क के फादर अभी रिसेंटली इंडिया आए थे और रामलला के दर्शन भी करके गए, तो क्या लगता है कोई मान तो रहा नहीं है? अपनी बेटी के साथ आए थे। वो इंडिया के लोग मान तो रहे नहीं है, और इंडिया के साथ साथ अमेरिका के भी जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो उद्योगपति हैं, वो भी नहीं मान रहे हैं। तो ट्रंप आखिर करना क्या चाहते हैं? देखिए, ट्रंप कुछ नहीं करना चाहते हैं। ट्रंप एक जो है, उनको ये भ्रम हो गया है कि मैं बहुत बड़ा बादशाह हूं, जो चाहे जो मैं बोल दूंगा। उन्होंने पूरे जो हमारी एजेंसीज है, मल्टीलेटरल एजेंसीज है, उनको पंग बना दिया है, चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, यूनाइटेड नेशंस हो, WHO हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, और संरक्षणवाद की पराकाष्ठा कर दी मनमाने तरीके से। और WTO जो लॉन्च हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो तो कहीं भूमिका भी नहीं रह गया। ये सर, इस पे बात करनी बहुत जरूरी है। जैसे ये जो UNO है, 1945 में बनता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद भी एक संघ बना था, जिसका एक्सटेंशन माना जा सकता है इसको, UNO को। उस समय राष्ट्र संघ बना था, लीग ऑफ नेशंस। तो लीग ऑफ नेशंस का एक्सटेंशन UNO हुआ, लेकिन UNO में जो ये WTO है, ये कितना रेलिवेंट है आज की डेट में, और UNO ही कितना रेलिवेंट है? क्या वो कुछ कर पा रहा है? क्या वो यूक्रेन रूस वार का समाधान कर पाया? क्या इजरायल ईरान का समाधान कर पाया? क्या वो अमेरिका के द्वारा इस प्रकार के अनैतिकतापूर्ण आचरण को कभी रोका उसने? कभी उसने चीन जो धमकाता रहता है हमेशा ताइवान को, और इधर उधर जो उसका बॉर्डर डिस्प्यूट रहता है, UNO आज तक क्या कर पाया? क्या UNO ये नहीं समझ पा रहा है कि भारत जैसी शक्तियां उभर रही हैं जो ग्लोबल साउथ के साथ हैं, उनको UNO में परमानेंट सीट चाहिए? मतलब वो किस ख्वाब में जी रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, और वो मजेदार बात यह है कि पुराने नवाब हो चुके हैं यूनाइटेड नेशंस, जिनकी अब कोई वास्तविकता से कोई मतलब नहीं रह गया। WTO 2000 में बना, आज क्या हश्र है? WTO का एक स्टेटमेंट बताइए जो ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए होता है कि आप ट्रंप साहब अमेरिका गलत कर रहा है। ये ऐसे नहीं होता है। एक स्टेटमेंट बताइए, यानी कि ग्लोबल ऑर्डर को डैमेज कर रहे हैं। वो केवल ऐसा नहीं है कि व्यापार को डैमेज कर रहे हैं, व्यापार छोटी चीज है, ग्लोबल संस्थाओं को डैमेज कर रही है। अमेरिका पहले भी करती रही है, अब पूरी तरह से ग्लोबल ऑर्डर को डैमेज कर रही है। जिस प्रकार से पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट है, उसको माना, उनके यहां 9/11 कराया, फिर भी उनको किस प्रकार से सहायता दे रहे हैं, किस प्रकार से उनके यहां के लोग, कुछ उनके व्यक्तिगत अपने परिचित लोग उनके यहां व्यापार करके व्यक्तिगत लाभान्वित हो रहे हैं। आप उसको भी तो देखिए। पाकिस्तान को आप सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और फिर कहते हैं हम टेररिस्ट के खिलाफ हैं, और भारत को उल्टा लेसन देते हैं। दोहरा चरित्र है उनका। यूनाइटेड नेशंस क्या बोला इस पर? कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। गलती किसकी? अमेरिका की। मैं तो कहूंगा अमेरिका की गलती। किस प्रकार से आप अफगानिस्तान से भागे, अफगानिस्तान को क्राइसिस में छोड़ करके आप दुम दबा करके भागे हैं। तो ये माना जाए कि अमेरिका और ट्रंप की जो नीतियां हैं वो दुनिया को बीमार बना रही हैं, दुनिया को खत्म करना चाहती हैं, वर्ल्ड ऑर्डर को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। हाँ, वो चाहते हैं, लेकिन अब कर नहीं पाएंगे। क्यों? भारत जैसी सहिष्णु राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र आज उसका नेतृत्व कर रहा है, आज उसको रास्ता दिखा रहा है। आप ग्लोबल साउथ की आवाज कौन बना G20 में? ग्लोबल साउथ की आवाज कौन बन रहा है ब्रिक्स में? कौन बन रहा? भारत बन रहा। भारत ने एक मेंबर की एंट्री कराते ही G20 में 23 अफ्रीकी राष्ट्रों को G20 में शामिल करा दिया। आप इस तरह से देखिए। फिर भारत ग्लोबल साउथ के साथ किसने वैक्सीन का वितरण किया? अमेरिका ने तो पैसे के लिए जो है 40% इफिशियंसी वाले को आपने 95% कहा अपनी फाइजर को। भारत ने 83 से 87% कहा था अपनी वैक्सीन को, आज भी उस पर कायम है। कोवैक्सीन को 2 वैक्सीन थी उस समय, कोवैक्सीन और कोविन, हाँ कोविशील्ड था। वो दोनों आज भी वहीं पर, और भी वैक्सीन आ चुकी है, और भारत ने सबसे ज्यादा दिया। और जो आप अभी
क्वाड की बात कर रहे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की बात हो अमेरिका तो तक अमेरिका को को जी अमेरिका तक को दिया है और उसके लिए इनकी तरह ट्रेड डील नहीं किया है, पैसा भी नहीं लिया। मानवता के अधिक उस पर दिया है, उन्हीं को नहीं दिया है। कुवैत में या बहुत से कंट्रीज में अपना मैन पावर कोविड में भेजा है, किसी कंट्री ने नहीं भेजा। भारत ने अपना मैन पावर, हेल्थ मैन पावर भेजा है कोविड को कंट्रोल करने के लिए। ये होती है ग्लोबल लीडरशिप। एक आखिरी कमेंट कि इंडिया डेड इकोनॉमी है, बहुत शॉर्ट में बताइए, या उभरती हुई इकोनॉमी है, जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं, जो अमेरिका कह रहा है, उसी को विपक्ष दोहरा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बेजोस और तमाम ऐसे लोग मिलकर के भारत को पीछे धकेलना चाहते हैं, भारत को गिल्टी फील कराना चाहते हैं? ऐसा है, वो उनकी अपनी आकांक्षा हो सकती है। भारत का विपक्ष नहीं कह रहा है, भारत के विपक्ष के नेता लोकसभा में कह रहे हैं। भारत का विपक्ष कोई इसको डेड इकोनॉमी नहीं कह रहा। किसी पार्टी ने नहीं कहा केवल एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, तो किसी और ने, भारत के विपक्ष में किसी ने नहीं कहा है यहां पर। और जो भारत की अर्थव्यवस्था सरप्लस फूड ग्रेन का प्रोडक्शन करता हो, जो अपने यहाँ इतना मेजर डिजिटल इकोनॉमी लेकर के आ रहा हो, जहां ग्रोथ तेजी से बढ़ रहा हो, जहां पॉवर्टी घट रही हो, जहां स्वच्छता के कारण शिशु मृत्यु दर घट रहा हो, जहां सेक्स रेशियो बढ़ रहा हो, जहां व्यापार बढ़ रहा हो, जहां पर इंडियन करेंसी ग्लोबल मार्केट में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही हो, जहां पर 5G 6G टेक्नोलॉजी स्वदेशीकरण से बढ़ रहा हो, और जहां पर कृषि उत्पादन तकनीकी में परिवर्तन करके किसानों की आय बढ़ानी जाए, जो रूरल इकोनॉमी को तेजी से ट्रांसफॉर्म कर रहा हो, जो पूरे कैरेक्टर को बदल रहा हो, जो दुनिया को 100 से ज्यादा देशों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया हो कोविड काल में, उसके बाद भी वो इकोनॉमी निश्चित तौर पर विश्व गुरु है। वो डेड इकोनॉमी उनके ख्वाब हैं, उनके ये कई बार जो है इस तरह के लोगों के बुरे अपने विचार, उन्हीं को मुबारक। भारत अपना काम करता रहा है, करता रहेगा, मजबूती के साथ करता रहेगा। और ऑपरेशन सिंदूर इसका क्रिटिकल एग्जाम्पल है दुनिया के सामने, जिसने ये भी बता दिया कि अगर हमें रण में भी जाना पड़ेगा तो हम 3 दिन में रण का एक तरफा निपटा के काम खत्म कर दें। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। न्यूज 18 नेटवर्क पर इस पॉडकास्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आलोक जी। तो दर्शकों, भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी नहीं है, लीडिंग इकोनॉमी है, जिससे घबराकर ट्रंप जैसे नेता, डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता अपनी गैम्बलिंग पॉलिसी कर रहे हैं, जिसमें वो शायद सफल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, और यही वजह है उनके झुंझलाहट की। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र यादव के साथ अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे आपसे न्यूज 18 नेटवर्क पर किसी अगले पॉडकास्ट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।